जिंदा है कि नहीं, एक हाई जोश आप सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों के आधार पर है ना, उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जिसको बोला जाता है एकल और दूसरा वो जिसको बोला जाता है संघीय। अब जब हम परिभाषा के अंतर्गत अगर देखें कि एकल या एकात्मक सरकार क्या है, तो एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं, है ना। एकात्मक सरकार बेसिकली जिसमें सारे के सारे काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सारी की सारी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी किसी भी प्रकार की सरकारों के पास कोई अधिकार या शक्तियां नहीं है। जब हम बात करते हैं संघीय सरकार की, तो संघीय सरकार में क्या होता है, जो पावर है, शक्तियां हैं, उसका विभाजन होता है। केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं और राज्य की सरकारें जो है उनके पास भी शक्तियां होती हैं, यानी कि दोनों के बीच में बंटवारा किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये ऐसे देश हैं जहां पर एकात्मक स्वरूप की सरकार है, आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सेंटर के पास सारी की सारी पावर है, सेंटर जो चाहेगा वो कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राजील, ये ऐसे देश हैं जहां पर संघीय ढांचा है, संघीय मॉडल है, यानी कि केंद्र भी है एक और राज्य की सरकारें भी हैं और उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा भी है और वो मिल करके कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार की चीजें किस तरीके से आती है, इसको हम देखने से पहले हम जानेंगे कि संघ शासन बनता कैसे, संघीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण क्या होते हैं, भारत ने संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई। ठीक है, आप कई सारों के मन में ये सवाल हो सकता है ना कि यार भारत में हम एकात्मक, आमतौर पर आप देखो कि केंद्र के पास ज्यादा पावर है, तो सब लोग कहते हैं, कई बार माइंड में सवाल आता है कि भाई संघीय व्यवस्था अपनाई क्यों, हमें तो एकात्मक व्यवस्था अपना लेनी चाहिए थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके कुछ कारण हैं, उसको कारण को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संघ शासन किन आधार पर निर्मित होता है। तो दो फैक्टर होते हैं, दो रूप होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं एकीकरण और दूसरे को बोलते हैं विभेदीकरण। ठीक है, एकीकरण और विभेदीकरण, इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन बोला जाता है एकीकरण को, विभेदीकरण को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन। संघ सरकार के बनने के दो तरीके हैं, अब इस चीज को समझिए क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, जो पहला वाला मामले में क्या होता है, सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका। इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कुछ देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, छोटे, जैसे अमेरिका का निर्माण भी हो ऐसे ही था। मान लेते हैं छोटे छोटे देश हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सीमा शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सारे स्वतंत्र देश हैं, लेकिन मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। अब ऐसे में कोई भी दूसरा पावरफुल बड़ा देश है, बड़ी कंट्री, मान लेते हैं एक राज्य, एक देश है, ये इतनी बड़ी इतने बड़े साइज का, इतने बड़े विशाल पावर का है। अब ये आता है, जब मर्जी किसी भी राज्य, किसी भी देश के ऊपर हमला करता है, कब्जा कर लेता है, लूट करके चला जाता है। ये अकेले दम पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सारे देश जो अलग अलग थे, ये एक साथ एकजुट हो जाएं, एक मिल जाए और ये बोले कि भाई हम एक अपना एक कंप्लीट सब लोग मिल करके फिर एक देश बनाते हैं और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो वो संघ बन जाता है, एकीकरण वाला संघ। यानी कि जो कमजोर देश थे वो आपस में मिलकर के उन्होंने एक देश बना लिया, बाकी उसके इकाइयां बन गए। ठीक है, तो ऐसे में जब ये कंप्लीट एक देश बन जाएगा, तब इसका, ये जो बड़े विशाल देश था, इसके ऊपर हमला करना, इनको लूटना आसान थोड़ी रहेगा, क्योंकि अब ये सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, हर तरीके से मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो इनका विकास भी तेज होगा, इनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी, तो हर चीज में मामले में ये ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। अमेरिका के साथ ऐसा ही हुआ था, पहले कुछ छोटे छोटे से देश थे, उन देशों ने आपस में मिल करके ये निर्णय लिया कि हम एक देश बड़ा बनाते हैं ताकि कोई दूसरे लोग आकर के हम पर कब्जा ना कर सके। इसीलिए इसका नाम बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दूसरे की बात करते हैं जिसमें बोला जाता है विभेदीकरण। ये तो हो गया एकीकरण, अलग अलग को एक मिला दिया। अब बात कर लेते हैं विभेदीकरण की। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, कनाडा, जैसे कनाडा हुआ या भारत हुआ, यानी कि एक देश है, ये एक देश है, ये बड़ा सा देश है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ये देश है ना, तो इस देश में कई सारे ऐसे हिस्से रहते हैं इतनी दूर दूर तक कि वहां पर प्रशासन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक ही सरकार उनको संभाल नहीं सकती है। ठीक है, और वो हर एरिया के विकास के लिए ढंग से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार उनको मदद नहीं पहुंचा सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि ये देश क्या करेगा, ये करेगा भाई अपने अंदर कुछ राज्यों का निर्माण कर लेगा कि ये लो भाई, ये छोटे छोटे राज्य बना लिए, अब इन राज्यों की भी सरकारें बना दी, अब इसमें भी प्रशासन
का व्यवस्था कर दी। अब वो राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र विशेष पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी, ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से विकास हो पाएगा। तो ये होता है एकीकृत राज्य जो संघ में परिवर्तित हो जाता है। कनाडा इसी तरीके से था, भारत भी कनाडा के तरीके से ही चला है। जब कनाडा का मॉडल था, भारत ने संघीय व्यवस्था के मामले में उसी को ही अपनाया है, उसी से ही प्रेरणा लेकर के हमने बनाया। अब विश्व का पहला, आपको कई बार सवाल आ जाता है कि पहला संघ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पहला और प्राचीनतम संघ जो है वो अमेरिका है, वो रहा है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया, उसके कारण क्या थे वो चीज समझिए, क्यों हमने एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया। आप कह सकते हो ना यार इतना बड़ा एक देश था, हमने क्यों अलग अलग राज्य बनाए, एकात्मक ही बना सकते थे। तो उस समय के कुछ रीजन थे संघीय व्यवस्था को अपनाने के। सबसे पहला कि भाई देश का आकार बहुत बड़ा था, और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, डाइवर्सिटी। तब इतना बड़ा आकार का देश मेरे दोस्त, इतने बड़े आकार के देश में आप एक सरकार से कैसे शासन कर सकते हो, सभी को कैसे सुविधाएं प्रदान कर सकते हो, सभी की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हो, सभी को भागीदारी कैसे दे सकोगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो वहां पर उत्पन्न होती। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये समझ थी कि यार देश है तो देश में तो सबके लिए डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जरूरी होगा कि हमें उन सब तक प्रशासन जो है पहुंचे, विकास पहुंचे। तो इसके लिए एक संघीय ढांचा बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये थी कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता थी कि उन सबको अपनी अलग अलग पहचान दिया जाना जरूरी था। अगर उनको उनकी पहचान को मान्यता नहीं देते तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होने की संभावना रहती, विद्रोह की संभावना रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो भाषा को ले लीजिए, ठीक है, हम भाषा को ले लेते हैं। केवल भाषा के आधार पर आप देखना, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो 1947 के बाद ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई, है ना। बहुत सारे राज्य डिमांड करने लगे यार कि हमारे राज्य में जो भाषा है उसके आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। तो इसके लिए कई सारे आयोग भी बनाए गए, जैसे कि धर आयोग बनाया गया, उसने इसको मना कर दिया। फिर जेवीपी आयोग बनाया गया, इसने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। अब ऐसे में 1953 में आंध्र राज्य बनता है भाषा के आधार पर, पहला भारत का भाषाई राज्य आंध्र राज्य। तो जैसे वो बनता है पूरे भारत में डिमांड उठने लगती है कि अलग अलग भाषाएं थी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बोलने वाले समुदाय थे, तो वो भी डिमांड करने लगे। फिर फजल अली आयोग बनाया जाता है, फजल अली आयोग जो है वो बनाया जाता है, और उसके आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है भाषा के आधार पर, ठीक है। तो मतलब विविधता थी, इसीलिए तो हुआ ना। अगर मान लेते एक ही भाषा होती पूरे देश में, या एक ही धर्म होता, एक ही जाति होती, एक ही संस्कृति होती, तो इस तरीके का मुद्दा उठता ही नहीं, इस तरीके की डिमांड, इस तरीके का विद्रोह उठता ही नहीं। क्योंकि किसी को भी एक दूसरे अपनी भाषा के दबने की, या उसके कमजोर पड़ जाने की, या अपनी भाषा के कारण, दूसरों के बहुमत वाली भाषा के कारण अपना दब जाने की उनको डर नहीं रहता। सेम चीज धर्म के मामले में, फिर सेम चीज जाति के मामले में हो जाती। लेकिन जब विविधता है, और वो भी बहुत हर मामले में विविधता है, तो ऐसे में सबको भागीदारी देने का एक ही उपाय था कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया जाए। संघीय व्यवस्था में जब अलग अलग राज्य बनाए जाएंगे, अलग अलग स्टेट बनाए जाएंगे, तो वो स्टेट अपने राज्य की जनसंख्या को, वहां की जो है विशेष परिस्थितियों के अनुसार उनके लिए विशेष तरीके से कार्य कर पाएगा, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, वहां के धर्म के अनुसार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए जरूरी था कि भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। तो इसलिए ये महसूस किया हमारे संविधान निर्माता बड़े ही बेहतरीन, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मतलब कहते हैं ना उच्च श्रेणी के ज्ञानी व्यक्ति वो थे। अब उन्होंने क्या महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्ता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। और ये बिल्कुल सही हुआ, राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि हुई, ठीक है। आप अगर राज्य का निर्माण नहीं करते, ठीक है, तो हो सकता है कि वो विद्रोह पर उतर जाते, अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपनी क्षेत्रीय विविधता को लेकर के, ठीक है, अपनी पहचान को लेकर के, और वो विद्रोह पर ही उतरे रहते, लड़ाई झगड़ाई करते रहते, डिमांड इस तरीके से हिंसक पहुंच जाती, जो कि भारत में आमतौर पर हिंसक आंदोलन होते रहे हैं, इतिहास गवाह रहा है हिंसक आंदोलनों का, ठीक है। तो एकता के में खतरा पड़ जाता। लेकिन जब आपने सबको, उनको इस विविधता को स्थान दिया, ठीक है, उनकी डिमांड्स पूरी की, अब सब एकजुट होकर के अपने आप को देश का हिस्सा मानते हुए, अभिन्न अंग मानते हुए फिर काम करते हैं, सभी लोग, हम सब लोग, है ना। तो देश की एकता में अभिवृद्धि का एक जो है वो बहुत बड़ा साधन था, इसलिए हमने संघीय व्यवस्था अपनाई।